So let's get start about cell organelle. What is a cell made up of? सेल किसका बना है? What is the structural organization of a cell? सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये टॉपिक है जिसमें आपको सेल ऑर्गेनेली के बारे में बात किया गया है. We saw above that the cell has special component called organelles. हमने ऊपर जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बताया है कि हमने सेल ऑर्गेनेली के बारे में बताया था कि सेल के अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे सेल ऑर्गेनेली कहते हैं. ठीक है. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड? सेल कैसे बने होते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं. इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. तो अगर हम माइक्रोस्कोप से सेल को देखें तो हमको सेल में ऑलमोस्ट 3 फीचर्स तो जरूर ही दिखेंगे. जैसे कि क्या क्या हमको दिखेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, और हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लांट सेल बनाया था तो मैंने सेल वॉल बनाया था. तो अगर प्लांट सेल कुछ एनिमल सेल को छोड़ दिया जाए तो सब में सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता है. तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये तो आपको ऑलमोस्ट सभी सेल में दिख सकते हैं. और न्यूक्लियस में जो है प्रोकैरियोटिक में जो आपको न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं दिखेगा. ये अलग फीचर हो जाएगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं. खैर आगे चलते हैं. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ अ सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स. ये जो इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटी होते हैं या सेल के अंदर जो भी आपस में इंटरेक्शन होते हैं उनके एनवायरनमेंट से, ये इन्हीं सब की वजह से होते हैं. लेट्स सी हाउ, कैसे होता है ये देखते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो हमको लग रहा है पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं. तो रुकिए एक सेकेंड, हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलिए एनिमल सेल ही बना लेते हैं. हम रफ डायग्राम बना रहे हैं. तो देखिए, तो जो सेल होता है, सेल के सबसे सेल के अंदर फ्लूइड मटेरियल भरा होता है जिसकी वजह से सेल एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है. ठीक है. अब ये फ्लूइड मटेरियल अगर मेम्ब्रेन नहीं रहती इसके चारों तरफ तो ये फ्लूइड मटेरियल ऐसे कहीं भी बिखर जाता, सही से रह नहीं पाता. तो इस वजह से इसके चारों तरफ क्या होता है, मेम्ब्रेन होती है. उस मेम्ब्रेन को, अब ये सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन है तो इसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे. या फिर इसे हम, और सेल के अंदर प्लाज्मा भरा है तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ठीक, हम आराम आराम से देखते हैं. ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर हम एनिमल सेल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन हमें पता है कि डबल लेयर होती है. यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल का. ठीक. एनिमल सेल में न्यूक्लियस एकदम सेंटर में पाया जाता है. जैसा कि हमने पीछे जो ड्रॉ किया था वो प्लांट सेल ड्रॉ किया था, जिसमें हमने बताया था कि न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है, पेरिफेरल एक्सेंट्रिक होता है. यानी कि उसमें वैक्यूल आ जाता है जिसकी वजह से उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एक्सेंट्रिक हो जाता है, यानी पेरिफेरल हो जाता है. इसमें न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक यानी कि जो केंद्र में पाया जाए, यानी जो कि मिडल पार्ट में पाया जाए. तो न्यूक्लियस जो होता है एकदम मिडल में पाया जाता है. ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि क्या होता है, एकदम बीच में कहीं कहीं पे ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती हैं. हम इसको कहते हैं फ्यूज हो जाती हैं. जहां जहां पे ये फ्यूज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर. यहाँ पे अब हम आगे और ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब बस इतना ही इसमें करते हैं क्योंकि हमें केवल समझना क्या है अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आइए, आपका न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है जो कि थ्रेड
क्रोमेटिन थ्रेड का बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म होता है, तो इसको भी हम बाद में डिटेल में ड्रॉ करेंगे। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में हमने प्लांट सेल में भी देखा था। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक, इसके बारे में अब हम देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है? दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कह रहे हैं कि ये जो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, ये सेल के कंटेंट को, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है या सेल ऑर्गेनेली है, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है? सेपरेट करती है। ओके, गॉट इट? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अब ये जो सबसे बाहर है वही तो देखेगा कि कौन अंदर जाने लायक है, कौन अंदर जाने लायक नहीं है। तो ये क्या करती है? यही अलाउ भी करती है, या कह सकते हैं कि यही परमिट करती है कि कौन सा मटेरियल एंट्री करेगा, कौन सा मटेरियल सेल के अंदर से एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये और कुछ मटेरियल की मूवमेंट को प्रिवेंट भी करती है, यानी जो मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट सेल के अंदर नहीं है, जो हार्मफुल होंगे, उनको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? अंदर नहीं जाने देती। सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब ये चुने हुई चीजों को अंदर जाने देती है, इसलिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब सेल मेम्ब्रेन क्या किसी को अंदर जाने दे रहे हैं, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही, यानी सेल मेम्ब्रेन में भी क्या पाए जा रहे हैं? पोर पाए जा रहे हैं, छेद पाए जाते हैं, इसीलिए तो जाने दे रही। अब ये जो छेद पाए जाते हैं, ये बताइए, ये छेद कितने बड़े होंगे? ये छेद बहुत छोटे छोटे होंगे। अब इस छेद से, इस पोर से जो भी मटेरियल अंदर आ सकता है, उससे जो छोटा होगा वो अंदर आ जाएगा, जो छोटा होगा वो अंदर नहीं आ पाएगा। जैसे कि हम स्ट्रेनर लेते हैं और टी को जब छानते हैं तो टी लीव्स जो है ऊपर रह जाती हैं और हमारी जो टी है वो कप में गिर जाती है, क्योंकि जो स्ट्रेनर का जो छेद होता है, यानी जो छन्नी का जो छेद होता है, वो छेद से जो भी हमारा लिक्विड पार्ट है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से वो पास हो जाता है। और जो चाय की पत्ती होती है वो बहुत बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो पास नहीं हो पाता है, तो बाहर रह जाता है। तो ऐसे हमारी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है? जो चीजें इसके पोर के से पास हो सकते हैं उनको जाने देती है, जो नहीं पास हो सकते उनको नहीं जाने देती। ऐसा नहीं कि सब पास हो जाएंगे तो सबको जाने देगी, ये चुन चुन करके जाने देती, कौन सा हमको फायदेमंद है, कौन सा मतलब जा सकता है, किसके लिए अंदर कमी है, उन्हीं को जाने देती, सेलेक्टिव चीजों को जाने देती है। इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। How does the movement of substance take place into the cell? कह रहा है सेल के अंदर कैसे सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट द सेल? सेल के अंदर से कोई सब्सटेंस कैसे बाहर आ जाता है, ये आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। सो सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन move across the cell membrane by the process called diffusion। कुछ सब्सटेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या और ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, आर पार, मतलब क्या हो जाते हैं? डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा चले जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इनटू ओन सेल्फ।
अपने आप जो पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस का अक्सर क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। जैसे कि हम इंसेंस स्टिक अगरबत्ती को जलाते हैं तो अगरबत्ती की जो महक है वो पूरे रूम में अपने आप फैल जाती है, तो ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। वैसे ही अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है ये भी अपने आप डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी सेल के अंदर चले आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। We have studied the process of diffusion in earlier chapter। हमने पिछले चैप्टर में भी डिफ्यूजन की प्रोसेस को पढ़ा है। We saw that there is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region of where its concentration is low। हमने ये भी देखा था कि ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मतलब अपने आप सब्सटेंस का मूवमेंट होता है जो वहाँ पे सब्सटेंस के कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट में रहते हैं, तो हमेशा लो अमाउंट की तरफ मूव करते हैं। सो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन अ सेल व्हेन फॉर एग्जाम्पल some carbon dioxide like something similar to this happen in cells when for example some substance like carbon dioxide which is cellular waste and required to be excreted out by the cells accumulate in high concentration inside the cell। कुछ ही ऐसा सेल्स के अंदर भी होता है। कैसा, जैसा डिफ्यूजन होता है कि मतलब हमने देखा है कि जहाँ से हाई कंसंट्रेशन रहता है वहाँ से मतलब कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन पे मूव करती है। सो ऐसा ही हमारे सेल्स के अंदर होता है। जैसे कुछ सब्सटेंस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सेलुलर वेस्ट है, यानी सेल्स में इसका कोई ज़रूरत नहीं होता है, ठीक। तो ये इसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना जरूरी होता है। अब ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना क्यों जरूरी होता है, और ये आखिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में आया कैसे। ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट, इनका कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है सेल्स के अंदर तो क्या होता है, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। सेल के कंपेरिजन में बाहर का कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का कम रहता है। As soon as there is difference concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of high concentration to the region of a low concentration outside the cell by the process of diffusion। जैसे जैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर ज़्यादा होता है और सेल्स के बाहर कम होता है, तो हमेशा हमें पता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर चला आता है। सिमिलरली ऑक्सीजन enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases। इसी तरह से ऑक्सीजन भी हमारे सेल्स के अंदर चला जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर सेल्स के अंदर डिक्रीज होता है, तो इसी तरह से ऑक्सीजन बाहर से अंदर चला जाता है। Thus diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। इस तरह से डिफ्यूजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसियस एक्सचेंज में, सेल्स के बीच में और एक सेल्स के दूसरे सेल्स के बीच में और सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन। पानी भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को ओबे करता है, मतलब मानता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ऐसे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर होता है तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। Movement of water across plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। जो मूवमेंट ऑफ वाटर का जो मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मतलब आर पार जो है, ये उसमें कौन सा सब्सटेंस डिजॉल्व है उस पे भी प्रभावित हो जाता है।
Thus, osmosis is the passage of water from a region of a high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. इस तरह से ऑस्मोसिस जो है पानी का पासेज है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के से होकर के होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जहां मतलब पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी पानी में मिलावट कम है, उधर से पानी जहां पे पानी में मिलावट ज्यादा नहीं है उधर की तरफ जाएगा. आई थिंक यू आर क्लियर. सो जैसे कि हम अगर ले लें एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को बीच में लगा दें और एक तरफ पानी भर दें और एक तरफ शुगर सॉल्यूशन भर दें, तो पानी किधर से किधर की तरफ मूव करेगा. What will happen if we put an animal cell or a plant cell into the solution of a sugar or a salt in water? कह रहा है कि क्या होगा जब हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को चीनी वाले सॉल्यूशन में या फिर नमक वाले सॉल्यूशन में रख देंगे. तो आप लोग बताइए. ऑन द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन. इसमें से 3 चीजें हो सकती हैं. क्या क्या हो सकती हैं, चलिए पढ़ते हैं. If the medium surrounding the cell has higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, the cell will gain water by osmosis. कह रहा है कि अगर सेल के सराउंडिंग जो मीडियम है उसका वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी पानी बाहर पानी ज्यादा है, तो क्या होगा, बाहर पानी ज्यादा है तो आउटसाइड सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है यानी उसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो सेल के अंदर पानी आ जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा. ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहते हैं. जो मतलब हाइपोटोनिक यानी हाइपो मतलब कम, ऐसा सॉल्यूशन जिसका बाहर वाला मतलब बाहर का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो, कंसंट्रेशन कम हो, कोई चीज मिलाई ना गई हो, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दोनों डायरेक्शन में फ्री हैं मूव करने के लिए. बट मोर वाटर विल इनटू द सेल देन विल लीव. लेकिन ज्यादा पानी जो है सेल के अंदर जाएगा, जितना बाहर निकल रहा है उससे ज्यादा अंदर जाएगा. द नेट ओवरऑल रिजल्ट इन दैट वाटर एंटर्स द सेल. ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि सेल के अंदर पानी ज्यादा जाएगा. मतलब कह रहे हैं कि ऑस्मोसिस में पानी दोनों तरफ जाएगा, लेकिन ओवरऑल पानी का अगर हम दिखाएं तो कहाँ ज्यादा जाएगा, अंदर ज्यादा जाएगा. क्यों? क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसमें मिलावट कम है, और अंदर का मतलब सॉल्यूशन ज्यादा है जिसमें मिलावट ज्यादा है, यानी अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, इस वजह से पानी अंदर आएगा. द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. और जब पानी अंदर आएगा तो ऑफकोर्स सेल क्या होगी, स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी. इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. कह रहा है कि अगर मीडियम सेम मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल. अगर सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है वाटर का उतना ही मीडियम के मतलब बाहर जो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन में रखा गया है उस सॉल्यूशन का भी उतना कंसंट्रेशन रहेगा, तो क्या होगा, कोई नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो नेट मूवमेंट होगा वो कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा. ऐसे सॉल्यूशन को आइसो मतलब सेम, तो ऐसे सॉल्यूशन को सेम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है वाटर का उतना ही सेल्स के बाहर है. इसमें क्या था, जितना सेल के अंदर कंसंट्रेशन था बाहर वाले का कंसंट्रेशन उससे कम था, इसलिए इसे हाइपोटोनिक कहे. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेल के अंदर जितना कंसंट्रेशन है उतना कंसंट्रेशन सेल के बाहर है, इसलिए इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक. सो वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. दोनों डायरेक्शन में सेल मेम्ब्रेन के वाटर जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ गोइंग इन सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट. तो
जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, तो नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई ओवरऑल मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि पानी ना तो अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, अंदर बाहर होगा लेकिन हमको रिजल्ट कुछ नहीं दिखने वाला है। द सेल विल स्टे द सेम साइज, सेल का साइज क्या होगा, सेम रहेगा। If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is a very concentrated solution। अगर हम कह दें कि बाहर का जो मीडियम है उसमें जो पानी की मात्रा है वो बहुत कम हो, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो सेल्स की अपेक्षा, तो यानी कि वो बहुत डाइल्यूट, वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है बाहर वाला। इसमें क्या होगा, सेल्स के अंदर का जो पानी है वो बाहर ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें भी क्या होगा, अगेन वाटर जो है सेल मेम्ब्रेन को दोनों डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, लेकिन हम देखेंगे कि मोर वाटर लीव्स इन द सेल, सेल से जो आधा पानी बाहर निकल गया है जितना एंटर हुआ है, तो इस वजह से सेल की साइज क्या हो गई, श्रिंक हो गई है। Thus osmosis is a special case of diffusion that is selectively permeable through a selectively permeable membrane। तो ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अब इसे एक एक्टिविटी द्वारा समझेंगे।